Hello everyone, welcome to Simplify with Sneha. This video is a series of analysis of National Education Policy 2020. In my previous video, I have discussed some of the key changes of school education. This video will focus on the major changes of higher education. So let's start. तो सबसे पहले बात करते हैं बैचलर्स डिग्री की। ग्रेजुएशन जो पहले 3 साल का हुआ करता था उसे बदलकर 4 साल का कर दिया गया है। पहले साल को सर्टिफिकेट कोर्स का नाम दिया गया है, दूसरे साल को डिप्लोमा, तीसरे को डिग्री और चौथे को डिग्री विद रिसर्च प्रोग्राम का नाम दिया गया है। तो अब समझते हैं कि ये 4 जो साल हैं जिसके अलग अलग नाम हैं वो हैं क्या। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली है, सेकेंड ईयर में हूँ और किसी भी रीज़न से अगर मुझे अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ रही है, किसी भी फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से या फिर किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अगर मैं अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाती हूँ, वहीं पर रोक देती हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अभी के सिनेरियो में अभी ऐसा देखा जाता है कि अगर सेकेंड ईयर में आकर मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी है किसी भी रीज़न से, तो मेरी जो ग्रेजुएशन होगी वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, यानी मैं ग्रेजुएट नहीं कहलाऊंगी। अगर मुझे वापस से ग्रेजुएशन पढ़ना होगा तो मुझे वापस से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यानी वो जो 3 साल का कोर्स है वो पूरा करना होगा, तभी मैं एक ग्रेजुएट कहलाऊंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी भी रीज़न से आपकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है तो जितने भी साल आपने पहले कंप्लीट किए हैं उन सालों की भी वैल्यूएशन होगी, उसकी भी इम्पॉर्टेंस होगी, और जहाँ से आपने छोड़ी है उसके आगे से आप अपनी पढ़ाई को आप पूरी कर सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि अगर सेकेंड ईयर पढ़कर हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और कुछ सालों के बाद वापस से हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम अपनी पढ़ाई 3 साल से शुरू करेंगे, यानी हम अपना एनरोलमेंट थर्ड ईयर में कराएंगे, क्योंकि पहला और दूसरा साल जो ग्रेजुएशन का है वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है, जिसका क्रेडिट हमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में मिलेगा। वो मैं बताती हूँ कि वो है क्या। जिस तरह से बैंक में क्रेडिट होती है उसी तरीके से ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाई गई है, जिसमें हमारे सारे एकेडमिक परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स होंगे। इससे ये पता चलेगा कि हमने किस ईयर में अपने कॉलेज को छोड़ा है, किस कंडीशन में छोड़ा है, हमारे कितने मार्क्स आए हैं। तो ये सारे जो एकेडमिक परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड होगी वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सबमिट हो जाएगी। अगर किसी जॉब के लिए वैकेंसी आती है कि इस जॉब के लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप सोचेंगे कि ये 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, तो इन 4 सालों में कौन से ईयर के जो ग्रेजुएट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्स की है तो आप उस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको अपने 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्स को पूरा करना होगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं, आगे रिसर्च फील्ड में ले जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम पूरा करना होगा। अब बात करते हैं मास्टर्स डिग्री की, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो ग्रेजुएशन पे ही डिपेंड करती है कि हमने ग्रेजुएशन कितने साल की है। अगर हमने ग्रेजुएशन 4 साल की है, उस कंडीशन में हमें पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल की करनी होगी। अगर हमने 3 साल की ग्रेजुएशन की है तब हमें पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की करनी होगी। यानी कुल मिलाकर ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का जो ड्यूरेशन होगा वो 5 सालों का ही होगा। अब बात करते हैं टीचर्स एजुकेशन की। शिक्षा में इतना बड़ा रिफॉर्मेशन आया है तो जाहिर सी बात है कि टीचर्स के एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ तब्दीली लाई गई होगी। अगर आप अपना करियर सिर्फ टीचिंग में परस्यू करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप क्लास 12 के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है और तब आप चाहते हैं कि आपके पास एक बीएड डिग्री भी हो, तब भी जो पहले का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का रूल है वही फॉलो होगा। यानी
आपने अगर 4 साल की ग्रेजुएशन की है, उस कंडीशन में आप सिर्फ 1 साल का बीएड कोर्स करेंगे। अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है, उस कंडीशन में आप 2 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ टीचिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तब आप क्लास 12 के बाद सीधा आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं, वो भी 4 सालों का। तो आप बीएड में कम्प्लीटली ग्रेजुएट कहलाएंगे, यानी टीचिंग प्रोफेशन में आप पूरी तरीके से आप ग्रेजुएट होंगे। इसमें एक बड़ी तब्दीली की गई है कि एमफिल प्रोग्राम को हटा दिया गया है। यानी पहले जब हम पीएचडी करना चाहते थे या करते थे, तो उस कंडीशन में पहले हमें एमफिल करना होता था, जो कि हमारे रिसर्च को और ज़्यादा क्रेडेंशियल दे सके। अब एमफिल प्रोग्राम को ही हटा दिया गया है, यानी पीएचडी करने के लिए पहले आप बैचलर्स करें, फिर मास्टर्स, और उसके बाद आप तुरंत पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी का जो ड्यूरेशन होगा, जो 4 सालों का है, उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। ये एक सेंट्रल बॉडी होगी, एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, जो पूरे राष्ट्र के एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी, उसे मेजर करेगी। यानी अब यूजीसी और एआईसीटीसी को जगह नहीं दी गई है, किसी भी तरह का कोई एफिलिएशन सिस्टम नहीं होगा। अब इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये कॉलेज यूजीसी से एफिलिएटेड है या ये कॉलेज एआईसीटीई के अंडर अप्रूव्ड है। इस बात की चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। HECI अब इस चीज़ को पूरे राष्ट्र में एक सेंट्रल बॉडी होगी, जो पूरे राष्ट्र में अब यूनिवर्सिटीज़ को भी देखेगी और कॉलेजेस को भी देखेगी, उसके स्टैंडर्ड को भी देखेगी। मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस की बात कही गई है। पहले कई जगह ऐसा होता था कि आर्ट्स की अलग कॉलेज होती थी और साइंस की अलग कॉलेज होती थी, उसमें किसी और सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन अब IITs में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के अलावा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को भी जगह दी गई है। इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एस्टैब्लिशमेंट की बात कही गई है। वर्ल्ड के 50 टॉप मोस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अब अपने कैंपस को इंडिया में स्टैब्लिश कर सकते हैं। GDP को बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अभी करंट सिनेरियो में 4.4% है GDP, यानी जो सरकार बजट देती है एजुकेशन के लिए खर्च करने के लिए, उसे बढ़ाया गया है। यानी कहीं ना कहीं किसी तरह का तो रिफॉर्मेशन ज़रूर ही आएगा एजुकेशन के स्तर पर। इसमें सबसे बड़ी एक बात ये भी कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके फ़ीस को वो फिक्स करेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर MRP लिखा होता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस सामान का जो अमाउंट होता है वो हम जितना MRP होता है उतना ही देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। MRP से कम ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन MRP से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब ऐसा होगा कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर्स होंगे कोर्सेज़ के, वो कॉलेज नहीं तय करेगी, यूनिवर्सिटीज़ नहीं तय करेगी। इसका फ़ैसला अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यानी उसने अब प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस को वो डिक्रीज़ करेगी, रिड्यूस करेगी और साथ ही साथ उसे फिक्स करेगी, ताकि जिनके पास भी जो फाइनेंशियल जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, जो अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में नहीं पढ़ा सकते हैं, अब वो ऐसा कर पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द की चेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. Only time will tell that how this policy will roll out. So hopefully this will be the beginning of much needed transformation in the field of education. Please do comment and let me know your views regarding this policy.